नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीएम धामी आज से 2 दिन के दूसरे विदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए रवाना होंगे, जहां पर कल दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को अबू धाबी में सीएम धामी रोड शो करेंगे और इस रोड शो में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट पर फोकस रहेगा और यूएई दौरे से सरकार को 30,000 करोड़ के निवेश के एमओयू की उम्मीद है। सीएम अलग अलग क्षेत्र के कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि देहरादून में दिसंबर में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसके लिए दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार विदेशों के दौरे कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो करेंगे। इसके बाद अबू धाबी में मुख्यमंत्री का रोड शो है। चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। इस दौरे में सीएम के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी होंगे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि टॉप 100 में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्रदेश में आ सके, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। दुबई के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को लेकर वहां के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। और अब हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस जो है भारत में खोल सकते हैं। तो अगर कोई उत्तराखंड में भी अगर कोई विश्वविद्यालय जो टॉप 100 में है पूरी दुनिया के, अगर वो यहाँ कैंपस खोलना चाहता है, कोई अच्छा हॉस्पिटल लाना चाहता है, कोई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आना चाहता है, तो हम उनको शहर से कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, जिन मुद्दों पर प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन होता है, उसे लेकर सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि इन दोनों फील्ड में उत्तराखंड मजबूत स्थिति में आ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए सीधा रुख करते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील प्रभात मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, वाकई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जिस तरह से एक बड़ा निवेश उत्तराखंड में आएगा और इसके लिए शुरुआत भी होने जा रही है, मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के वहां पर कब कब रोड शो रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, जरा बताइए। देखिए, दिसंबर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, सरकार इसके लिए देश भर में और देश के बाहर भी विदेशों में लगातार दौरे कर रही है, लगातार रोड शो कर रही है और एक टारगेट है कि अधिक से अधिक निवेश को उत्तराखंड में लाया जाए। आपने देखा कि लंदन के दौरे में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो 12,500 करोड़ का के आसपास का निवेश का करार हुआ था। इसके बाद दिल्ली में जो इन्वेस्टर समिट हुआ, 19,500 करोड़ के आसपास का निवेश के करार वहां पर हो चुके हैं। अभी तक सरकार करीब 40,000 करोड़ के निवेश के करार कर चुकी है निवेशकों से। अब दुबई और अबू धाबी का दौरा है। आज मुख्यमंत्री अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ आज दुबई पहुंचेंगे। आज दुबई में उनका उत्तराखंड के जो वहां पर लोग रहते हैं, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनसे मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे। कल दुबई में मुख्यमंत्री की जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग होगी और सरकार का टारगेट है कि खासकर इस दौरे में टूरिज्म, कमर्शियल और रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मीटिंग की जाए। उनको उत्तराखंड आने के लिए जब दिसंबर में यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, उनको आमंत्रित किया जाए। एक खास महत्वपूर्ण बात जो इस दौरे में
आपको दिखेगी कि सरकार का टूरिज्म सेक्टर की ओर से भी फोकस है। आमतौर पर मिडिल ईस्ट से यहाँ पर टूरिज्म का कोई इतना बड़ा यहाँ पर न तो इतने पर्यटक मिडिल ईस्ट से आते हैं, लेकिन अगर सरकार वहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में फोकस करने जा रही है तो एक अपने आप में एक नया प्रयोग होगा और संभावनाओं के एक नए द्वार भी खुलेंगे। सरकार का एक टारगेट है कि कम से कम मिडिल ईस्ट के इस दौरे से 30,000 करोड़ का कम से कम वो निवेश करके एमओयू के करार करके वो यहाँ से वापस लौटे। तो इसकी पूरी तैयारियां हैं। कल दुबई में इन्वेस्टर समिट होगा और इसके बाद आबू धाबी में जो तमाम निवेशक हैं उनसे सरकार मुलाकात करेगी। जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये विदेश दौरा और इस दौरान कई एमओयू साइन हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा है, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हरिद्वार में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हरीश रावत ने कहा है कि पाकिस्तान बनने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि वीर सावरकर ने ही मुसलमानों के लिए अलग से देश की मांग की थी सबसे पहले, और पाकिस्तान का शब्द भी इजाद किया था। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने मोहम्मद अली जिन्ना को वीर सावरकर का मानस पुत्र तक बता डाला और कहा कि वीर सावरकर बीजेपी के आदर्श हैं, इसलिए बीजेपी पाकिस्तान की जननी है। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन। उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन उन्हीं के विधायक बढ़ा रहे हैं। दरअसल धारचूला विधायक हरीश धामी के बाद लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। कांग्रेस के विधायक ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर धन्यवाद दिया है। खुशहाल सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोहाघाट के मायावती आश्रम, देवीधुरा से लेकर मां बाराही तक का जिक्र किया, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के दिल में ये पवित्र स्थल बसते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन विकास को गति मिलेगी। धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया, उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा, जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के कसीदे पढ़ना कांग्रेस के विधायक हरीश धामी को भारी पड़ सकता है। मामला क्योंकि दिल्ली दरबार पहुंच चुका है और जल्द ही एक्शन की भी उम्मीद है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रोके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कांग्रेस विधायक के बीजेपी को लेकर सुर पहली बार नहीं बदले हैं। इससे पहले भी वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस भी मान रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी लाइन में फिट बैठते हैं।
हरीश धामी जी का बहुत उनका एक प्रकार से मैं कहूंगा धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने दिल की बात को बोली। जब प्रधानमंत्री जी का दूर क्षेत्र में जाना हुआ तो उनको भी एहसास हुआ, वहां के जनमानस के माध्यम से उनको एहसास हुआ कि क्षेत्र के विकास में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान बनने वाला है। तो मैं तो कांग्रेस के सभी नेताओं से अपील भी करूंगा कि हर जगह नकारात्मक सोच राज्य के विकास के लिए सार्थक नहीं होती है। कांग्रेस हरीश धामी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और संगठन की तरफ से भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। मामला दिल्ली भी भेज दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं बीजेपी तो डकैती डालने में माहिर है, पहले भी वो यही काम कर चुकी है। देखिए, बीजेपी ने तो पहले ही डकैती डाली, 2016 में डकैती डाल दी, 12 लोगों को ले गए थे वो। उनका काम है दूसरे घर में फूट डालना, हो तो षड्यंत्रकारी पार्टी है। लेकिन इसमें जो बयान आज धामी जी का आया है, निश्चित रूप से पार्टी उसको बहुत गंभीरता से ले रही है और उसमें कोई न कोई कार्रवाई पार्टी हाईकमान की, चूंकि वो विधायक भी हैं, विधानमंडल दल को भी कहा गया है और एआईसीसी के सदस्य भी हैं, तो उस संदर्भ में क्या पार्टी हाईकमान करता है, हम अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। वैसे चुनाव से पहले नेताओं के सुर बदलने आम बात है और इसका असर दल बदल की राजनीति के तौर पर भी दिखता है। अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी का ये मामला किस करवट बैठता है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हुई गड़बड़ियों के मामले में तत्कालीन वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से भी सीबीआई किसी भी समय पूछताछ कर सकती है। वहीं हरक सिंह ने कहा कि उन्हें सीबीआई का कोई डर नहीं है, न विजिलेंस को कुछ मिला था और न ही उनके खिलाफ सीबीआई को कुछ मिलेगा। मामले में जमानत पर चल रहे रिटायर्ड आईएफएस किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा से शुक्रवार को सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। कुछ और ऑफिसर से पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि सीबीआई पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का भी रुख कर सकती है। 1000 पेड़ कोई मायने रखता है ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6000 पेड़ कटे, उस दिन आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे मैं हर सजा भुगतने ले तैयार हूं। आप मजाक कर रही। मैंने तो विजिलेंस से भी कहा, मैंने कहा कहावत है खोदा पार निकली चुया, मैंने कहा चुया भी निकल जाए तो उस दिन क्या देना तुम। अगर आप किसी दर्द के लिए पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बड़े महानगरों में नकली पेन किलर बिक रही है। इससे दर्द तो दूर नहीं होगा, लेकिन नकली पेन किलर दवाओं से दूसरी बीमारियां जरूर आपको हो जाएंगी। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। देहरादून पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की नकली दवाओं के साथ 2 आरोपियों सचिन और विकास को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने 4 साल पहले रुड़की के झबरेड़ा में फैक्ट्री खोली, जिसमें आरोपियों ने इंडोकैप और इंडोकैप SR नाम की नकली दवाइयां बनाई, जो कि पेन किलर का काम करती हैं। आरोपी दवाओं को तैयार कर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बेचा करते थे। नकली दवाओं का प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना के आधार पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद हमारी स्पेशल टीम इस पर काम कर रही थी। चूंकि मामला संवेदनशील था और नकली दवाओं से रिलेटेड था और लोगों के जीवन से रिलेटेड था, तत्काल टीमें बनी और इसमें हमने 2 लोग को, विकास और सचिन को इसमें गिरफ्तार किया। और जो सचिन है इसमें इसकी लैंड रोवर गाड़ी थी जिसको अभी इसने 1 करोड़ में खरीदा था, इसमें भी दवाइयाँ इसमें मिली नकली। जब पूछताछ हुई तो उससे बताया कि इसके द्वारा झबरेड़ा में एक भर्ती फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, जहाँ 3 नामी कंपनियों के नाम से लगातार ये 4 सालों से इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। दरअसल पुलिस को जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजर ने सूचना दी है कि देहरादून में उनकी कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि दोनों आरोपियों ने एक अलग से नकली दवाओं की फैक्ट्री चला रखी है। नकली दवाओं के लिए असली जैसा रैपर दिल्ली से प्रिंट करवाते थे। इन्होंने 5 से 6 फर्में जो है जीएसटी रजिस्टर्ड कराई फार्मा के नाम पर, जो देहरादून के सहजारा रोड पर SS मेडिकोस के नाम से भी है, और यहाँ पर भी अपने माल को ये जगह विभिन्न स्थानों में देश में सप्लाई कर रहे थे। अभी जो सर्च के दौरान उसमें 29 लाख कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ के करीब है। इनके द्वारा इसी साल 1 करोड़ का
और जगह जगह विभिन्न स्थानों पर जो है इन्वेस्टमेंट करके करीब करीब 4 से 5 करोड़ की संपत्ति इसी साल खरीदी। आरोपियों ने नकली दवाओं से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदी है और अब पुलिस ने इन आरोपियों के दूसरे साथियों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में शराब के नशे में गाड़ी चला रही ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। पनुवा नौला में पुलिस ने जब नशे में धुत ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो पुलिस से ही वो उलझ गया। इस दौरान पुलिस ने शराबी ड्राइवर की पिटाई भी कर दी और उसके बाद पुलिस नशेड़ी ड्राइवर को पकड़कर चौकी ले गई। नशेड़ी ड्राइवर की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी होने से धाम में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी हुई। धाम में बर्फबारी से भले ही ठंड बढ़ गई हो, लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में अचानक से बदलाव देखने को मिला। यहां पर ब्यास घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। गुंजी, कुटी और नाभी जैसे बॉर्डर गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। इतना ही नहीं, जोलिंग कांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी बारिश दिखाई दी। तापमान काफी तेजी से गिरा और इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है। चमोली में भी माणा से लेकर नीति तक मौसम बदलने के बाद बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बाद यहां के नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। मौसम बदलते ही 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से ठंड आ गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक चुकी है। उत्तरकाशी में नवरात्र के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पुरोहितों ने विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त निकाला और 14 नवंबर को अन्नकूट के सुबह 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे और ठीक 12 बजे शीतकालीन प्रवास के लिए मां गंगा की उत्सव डोली रवाना होगी। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकलते ही कपाट बंद होने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती गंगे के कपाट 28 गते कार्तिक 14 नवंबर 2023 को अभिजीत मुहूर्त शुभ बेला पर 11:45 पर बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती गंगे के दर्शन मुख्य मठ ग्राम में कर सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से एवं प्रदेशवासियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके मुख्य मठ ग्राम में दर्शन कर सकते हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा गुंजी गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। पिथौरागढ़ का ये बॉर्डर का गांव भले ही सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो, बावजूद इसके इसे बचाने की कवायद तेज होती नहीं दिख रही है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है, उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव जहां इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पहाड़ है, तो वहीं चीन और नेपाल के करीब होने के चलते इसका सामरिक महत्व भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी भी मौजूद रहती है। साल भर आईटीबीपी और एसएसबी की यहाँ पर मौजूदगी रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के चलते आए दिन गुंजी नदियों में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ,
एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है, जिसके चलते आए दिन ये दोनों नदियां गुंजी को आसानी से काट रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के चलते सेना को भी गुंजी में जमीन की दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है, फिर इसे बचाने की कवायद तेज होती नजर नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि गुंजी से लेकर धारचूला तक हो रहे कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को जरूर भेजे गए हैं। गुंजी से लेकर धारचूला और उससे आगे भी सिंचाई विभाग ने काफी प्रपोजल बनाए हैं और इसमें लगभग 200 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजे हैं और केंद्र सरकार से भी वहां पे रक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजा गया है। तो जैसे ही वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें काफी पॉजिटिव है, वहाँ पे प्रस्ताव के उनके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। गुंजी जैसा खतरा काली नदी के किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा था। कुछ इलाकों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई भी जा चुकी है, लेकिन गुंजी को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जिसकी दरकार लोगों को है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। विजय वर्धन उप्रेती, संवाददाता, पिथौरागढ़, न्यूज 18। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा गुंजी इलाका धीरे धीरे काली नदी के चपेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काली नदी ने इस इलाके को पूरी तरीके से काटा हुआ है और साल दर साल ये इलाका लैंडस्लाइड की जद में आ रहा है। अगर इसको बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो निश्चित है कि गुंजी का आधा इलाका जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।